ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम में से कुछ एक हमने टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। ड्रेनेज पैटर्न हम देखते हैं कि कोई रिवर अपना कैसा शेप बनाती है, डिजाइन बनाती है, डिपेंडिंग अपॉन इसका फ्लो कैसा है, इसकी इंटेंसिटी कैसी है। सो उसी के आधार पर हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। एक मिनट। तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि अपने रिवर कोई भी शेप, डिजाइन या फिर ज्योमेट्री बना रही है और उसकी ट्रिब्यूटरी उसमें इसमें हेल्प कर रही है। ड्रेनेज पैटर्न जो है वो दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपकी जो रिवर है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऑफ स्लोप कैसा है। ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ स्लोप। नेचर ऑफ स्लोप का मतलब क्या है कि रिवर जिस ढलान के थ्रू बह रही है, जिस ढलान के थ्रू रिवर का फ्लो है वो कैसी है। ढलान ऊंची है या ढलान काफी ज्यादा डाउन एरिया से चल रही है। सो ये पहला है नेचर ऑफ दी स्लोप, कि कौन सी ढलान से रिवर का फ्लो है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न। दूसरा जो था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दी रॉक। तो आपकी जो रिवर है वो कौन सी रॉक के थ्रू बह रही है। स्ट्रक्चर ऑफ दी रॉक का सिंपल मीनिंग है कि जो रॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। रॉक एक कॉम्पैक्टेड रॉक है या फिर कोई ज्वाइंटेड रॉक है। तो रिवर, आपकी रिवर अगर किसी रॉक के ऊपर या किसी रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लो कर रही है तो वो ज्वाइंटेड रॉक के ऊपर है या फिर किसी कॉम्पैक्ट रॉक के ऊपर है। ये भी डिपेंड करता है ऑन दी ड्रेनेज पैटर्न या फिर शेप या डिजाइन ऑफ दी रिवर। पहला जो था इसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो टाइप था दैट वाज ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। सो पहला था ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न में क्या देखा आपने। ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ पे जो नदियां हैं वो एंटीक्लाइन से आती है ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर को मिलती है सिंक्लाइन के ऊपर। तो बहुत सारी रिवर्स है जो कि माउंटेन के पीक में से ओरिजिनेट हो रही हैं और नीचे जहाँ पे मेन रिवर फ्लो कर रही है किसी वैली के थ्रू या किसी सिंक्लाइन के थ्रू, वहां पे जाकर ये मेन रिवर से मिलती है। सो ये एंटीक्लाइन मतलब पीक ऑफ द माउंटेन से ओरिजिनेट होकर, सिंक्लाइन मींस किसी वैली या किसी घाटी से होकर बहती है, right? So this is trellised drainage pattern. It occurs in the region of fold mountains where main river flows through the synclinal valley, while the tributaries, after originating on the sides of an anticline, join the main river at the right angles. Indus or drainage pattern of Himalayas. दूसरा था आपके पास dendritic drainage pattern. Part B, that is dendritic. डेंड्राइटिक का सिंपल मीनिंग है ट्री लाइक स्ट्रक्चर या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डेंड्रोन्स बन रहे हैं। मींस ब्रांचेस से ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे एक मेन रिवर है, मेन रिवर को कुछ एक ट्रिब्यूटरीज आके अलग अलग एंगल से जाके मिल रही है। इसी ट्रिब्यूटरीज के अंदर सब ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसके साथ मिलती जा रही है। सो ये आपका ड्रेनेज पैटर्न था जिसे आप कहते हैं ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ब्लू कलर में जो शेडेड रीजन है दिस इज द मेन रिवर। ये एक मेन रिवर है और मेन रिवर को उसकी ट्रिब्यूटरीज या फिर उसकी सहायक नदियां अलग अलग एंगल्स पे आकर मीट कर रही है। सो इट अकर्स इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर उन एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर एक समान है, जहाँ पे जो आपके रॉक्स का सिस्टम है, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो सारी रॉक या तो ज्वाइंटेड है तो सारी ही ज्वाइंटेड होगी। अगर कुछ रॉक्स इसमें कॉम्पैक्ट है तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्पैक्ट रॉक का होगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रॉक जो है वो सेम पाई जाती है, सेम लिथोलॉजी पाई जाती है। ये डेंड्राइटिक पैटर्न ज्यादातर फॉलो होता है जहाँ पे देयर इज फ्लैट टेरेन, जहाँ पे समतल भूमि है या फिर फ्लैट लैंड है, वहां पे ज्यादातर पाया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे जो आपकी रिवर है उसकी स्पीड कम होती है क्योंकि इसमें वाटर फ्लो कम है, इरोजनल कैपेसिटी कम है, इसलिए ज्यादातर ये इसमें पैटर्न रहती है डेंड्राइटिक। सो ड्यू टू दिस रिवर कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स मेंडरिंग, हेंस द consequent or resequent tributary join the main river at different angles, giving it a
ट्री लाइक पैटर्न नोन एज डेंड्राइटिक पैटर्न। तो सिंपल इसमें कह रहे हैं कि क्योंकि इरोजनल कैपेसिटी कम है, फ्लैट टेरेन है, रिवर की स्पीड कम हो चुकी है, इरोजनल कैपेसिटी कम है, इसलिए रिवर जो है अभी मिएंडर करना शुरू कर देती है। रिवर जो है वो इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर स्लोप होती तो डायरेक्ट ये फ्लो करता सीधा लाइन में। फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्लोप होती, फॉर एग्जांपल इट इज अ स्लोप रीजन, तो स्लोप से ये सीधा नीचे की तरफ फ्लो करती, क्योंकि स्लोप के इस एरिया में भी बैरियर है, इस एरिया में भी बैरियर है, दोनों साइड पे ज्यादातर बैरियर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, नीचे एक खाई है, उस खाई से रिवर फ्लो कर रही है, क्योंकि वो अपना एरिया एक्सपैंड नहीं कर सकती। बट यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट रीजन है, प्लेन रीजन है, जितना चाहे रिवर अपना फ्लो जो है उसे बढ़ा सकती है। तो इसलिए ये ज्यादा आपका डेंड्राइटिक या फिर मेंडरिंग करना शुरू कर देती है। इसलिए यहाँ पे आपकी जो कॉन्सिक्वेंट है और रिकसीक्वेंट रिवर्स है, ये आपस में मिलकर डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और डिफरेंट एंगल से आपकी जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसको मिलती हैं, मीट करती हैं, और इन ट्रिब्यूटरीज की मल्टीपल सब ट्रिब्यूटरीज भी एक दूसरे के साथ इसी तरह से ऐड होती है। सो ये आपका डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न था। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, थर्ड, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर का सिंपल सा मीनिंग हमने देखा था कि यहाँ पे आपके पास एक जॉइंटेड रॉक है, इस जॉइंटेड रॉक में मल्टीपल जॉइंट्स हैं, मल्टीपल क्रैक्स हैं, जहां से रिवर फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर के बीच में से रास्ता है, एक लाइन ऑफ वीकनेस है जिसे आप कहते हैं फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के थ्रू रिवर यहाँ से एंटर करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर, मेन रिवर यहाँ से एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद इस तरह से देन एंड में ये इसका मतलब सिंपल आप समझिए, दिस इज इनलेट पॉइंट जहाँ पे पानी एंटर हो रहा है, और दिस इज आउटलेट पॉइंट जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। और जिस एरिया से ये फ्लो कर रही है इसको आप कहते हैं लाइन ऑफ वीकनेस या फिर ज्वाइंट या फिर फ्रैक्चर। अब मल्टीपल आपकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी है जो कि इसको मीट कर रही है। फॉर एग्जांपल एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आ रही है जो इसको यहाँ पे पानी डाल रही है, अगेन यहाँ से कोई एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, यहाँ से इसमें पानी डाल रही है, अगेन यहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी आ रही है, देन यहाँ पे इसमें पानी डाल रही है। सो मल्टीपल ट्रिब्यूटरी जो है वो भी ज्वाइंट या फ्रैक्चर के थ्रू ही इसमें पानी डालती है, और ये राइट एंगल पे ही एक दूसरे से मिलती है। सो दिस काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न अकर्स इन दी वेल जॉइंटेड रॉक स्ट्रक्चर, or it is guided by the line of weaknesses, or it occurs in the zone of fractures. The main river flows through the fault zone, जिसे आप कहते हैं एक टाइप से fracture, while the tributaries join the main river at right angle. फिर इसमें हमने similarities और इसके differences भी देखे थे, इसके साथ ट्रेलाइज के साथ similarities and differences हमने बाद में इसके कंपैरिजन किया था ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न में। क्योंकि ट्रेलाइज में भी आपने देखा है कि मेन रिवर जो है वो वैली के थ्रू बहती है, बट यहाँ पे मेन रिवर जो फ्रैक्चर के थ्रू बहती है। वहां पे जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है वो राइट एंगल पे हिट करती है, यहाँ पे भी राइट एंगल पे ही आकर इससे मिलती हैं। फिर हमने इसके डिफरेंसेस भी देखे। सो ये था आपका ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये तो नहीं हुआ था रेडियल। So next is radial drainage pattern. Fourth part in radial drainage pattern. इसको लिखिए, this drainage pattern occurs in the region of mountain. This drainage pattern occurs in the region of a mountain. तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है उस एरिया में ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है, और occurs in the region of mountain और dome, 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 और any highland और एनी हाईलैंड मीन्स उच्च भूमि, कोई ऊंचा क्षेत्र। फुल स्टॉप। न्यूमरस रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, न्यूमरस रिवर्स originates
from the central highland. Numerous rivers originates from the central highland and flow in different directions and flows in different direction and flows in different directions, giving rise to radial drainage pattern. Giving rise to radial drainage pattern. तो सिंपल ये कह रहे हैं कि ये उन क्षेत्रों में होता है ड्रेनेज पैटर्न जहां पे जो आपका एरिया है वो एक माउंटेनियस रीजन है या फिर ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये कोई ऊंचा पहाड़ है या कोई उच्च भूमि है या फिर ऐसा कोई ऊंचा क्षेत्र है। अभी सिंपल कह रहे हैं कि बहुत सारी नदियां जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज अ सेंट्रल हाईलैंड, तो इसको मैं सेंट्रल हाईलैंड ही लिखता हूं। ये एक ऊंचा क्षेत्र है, राइट। अब इसमें से कुछ एक रिवर जो है वो इस साइड को फ्लो करेंगी, कुछ रिवर जो है वो इस साइड को फ्लो करेंगे, क्योंकि आपने लिखा कि दे फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन गिविंग राइज टू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सो ऐसे ही आपने डायग्राम बनाना है, राइट। बट एरोज इस तरह से लगेंगे, एरोज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कुछ एक रिवर इस साइड को फ्लो कर रही है, कुछ एक रिवर ऊपर वाली साइड को, कुछ एक, हर एक जो रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है उसका डायरेक्शन और फ्लो डिफरेंट रहेगा। सो दिस इज सेंट्रल हाईलैंड और इस तरह से आपने रिवर्स का फ्लो बनाना है। एग्जांपल्स भी लिखेंगे इसके सेंट्रल हाईलैंड के। पहला एग्जांपल है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू ड्रेनेज पैटर्न, अमरकंटक का ड्रेनेज पैटर्न दैट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न अमरकंटक का। सेकंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेनेज पैटर्न, छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेनेज पैटर्न। लास्ट लिखिए गुरु शिखर ब्रैकेट में माउंट आबू ड्रेनेज पैटर्न, राइट। सो यहाँ पे अगर आप बात करें तो डिफरेंट आपकी रिवर्स हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। अमरकंटक से दो रिवर निकलती है, एक है आपकी नर्मदा, दूसरी है सोन। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है, दोनों एक ही पहाड़ से निकलती है बट उनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो अलग अलग, क्योंकि एक चली जाती है ईस्टर्न पार्ट में, एक वेस्टर्न पार्ट में। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू में, तो यहाँ पे भी आपके पास दामोदर है, उसके साथ में बहुत सारी रिवर्स हैं आपके, जिसे आप कहते हैं प्राणहिता रिवर्स। प्राणहिता जो है बहुत सारी नदियों से मिलकर बनी है, इसमें वर्धा है, एक और भी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका। मतलब ये नदियां अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है, एक वर्धर है, सुवर्णरेखा है और एक और है। वैसे ही गुरु शिखर में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास लूनी है, माही है, ये अलग अलग रिवर डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है, एक ऊंचा क्षेत्र है और ऊंचे क्षेत्र से रिवर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, राइट। तो इसे आप कहेंगे एक टाइप से आपका सेंट्रल हाईलैंड का। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ जो आपका एग्जांपल दैट इज एंटायर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न है वो रेडियल टाइप का ही है। सो एंटायर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ श्रीलंका, ये फोर्थ एग्जांपल है आपका। सो दिस इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, राइट। इसके बाद लास्ट जो आपका लास्ट बनी फिफ्थ पार्ट जो आपका दैट इज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न,
सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न और इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। सो ये सेंट्रीपिटल एंड इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रीपिटल दो प्रकार की फोर्सेज होती है आपकी, एक सेंट्रीपिटल बॉडी हो जाती है सर्कुलर पाथ में, और जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, सेंटर से बाहर लगती है। सेंट्रीपिटल अंदर लगती है, बाहर लगती है। एक है सेंट्रीफ्यूगल, एक है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स आउटसाइड, और सेंट्रीपिटल जो है ये अंदर की तरफ फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल इज वॉशिंग मशीन, यहाँ पे चर्निंग ऑफ बटर या फिर मिल्क, मधानी से रगड़ रहे होते हैं आप, है ना, मधानी के आसपास चिपक जाता है सारा का सारा बटर। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ को फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल। वॉशिंग मशीन, कपड़े आपने डाल रखे हैं, अंदर की तरफ नहीं फेंकता, आप कपड़ों को बाहर की तरफ उछालता है ना। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल क्या है? ये इनसाइड, मतलब इंटरनल, अंदर की तरफ को फोर्स लगती है। सो इसमें लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, in this type of drainage pattern, the streams in this type of drainage pattern, the streams or rivers, the streams means jaldhara, or rivers, the streams or rivers originates from the surrounding highlands. The streams or rivers originates from the surrounding highlands. Originates from the surrounding highlands. The streams or rivers originates from the surrounding highlands and drains into central lowland. Central lowland. Such rivers are an example of short seasonal rivers. Such rivers are an example of short seasonal rivers, and hence they do not enter into the sea. Hence they do not enter into the sea or ocean. The sea or ocean. तो इसलिए ऐसी नदियां जो है कभी भी समंदर में या फिर ओशन में जाकर नहीं मिलती है। Example, the drainage pattern of Ladakh. First example is drainage pattern of Ladakh.
Second, the drainage pattern of Rajasthan. Drainage pattern of Rajasthan. Drainage pattern of Rajasthan. And last है the drainage pattern of Haryana and run of Kutch. The drainage pattern of Haryana and run of कच्छ. इसका आपने डायग्राम नहीं बनाया ना, तो डायग्राम में सिंपल वैसे ही रहेगा डायग्राम जैसे आपने सेंट्रल हाईलैंड के लिए बनाया था. यहाँ पे आपके पास दिस इज सेंट्रल लो लैंड. पहले आपके पास सेंट्रल हाईलैंड था, ये लो लैंड है. मतलब नदियां जो है कुछ एक पहाड़ियों से निकल रही हैं, पहाड़ियों से निकलने के बाद दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स सेंट्रल लो लैंड. जो एरिया बहुत ज्यादा निचला क्षेत्र है, उस निचले क्षेत्र में जाकर नदियां जो है जाकर अपना पानी डाल रही हैं. सो ये डिप्रेशन एरिया है. अब नदियों की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है ना. सो दिस इज सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल लो लैंड, सॉरी इसको लो लैंड कहेंगे. और ये ड्रेनेज पैटर्न किस प्रकार का है? इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न है, या फिर जिसे आप कहते हैं सेंटीमीटर ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है जी. सो इसका पीडीएफ था हमारे पास, आपके पास है ना, उसमें देख लेना, उसमें है. कर दिए इस बार मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ. बस एक रॉक सिस्टम का नहीं बना है आपका, वो मैं कर दूंगा सेंड. ऑनलाइन स्टूडेंट कोई इशू यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास एक डायग्राम बना लेते हैं आप. ठीक है, अब रन ऑफ कच्छ की बात है तो यहाँ पे एक डायग्राम बना ही लेते हैं. वैसे पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, बट फिर भी ये जो डायग्राम है आपका, दिस इज फॉर कौन सा? राजस्थान रीजन एंड आपका गुजरात रीजन. दिस इज अरावलीज. तो ये अरावली है. अरावली से देयर इज ओरिजिन ऑफ अ रिवर, जिसको कहते हैं आप सांबर लेक के साथ में. इसको लिखिए आप सांबर लेक. सलाइन लेक है ये, SALINE, सांबर सलाइन लेक. सांबर लेक राजस्थान में ही है और यहाँ से इस रिवर का फ्लो हो रहा है, दैट इज रिवर लूनी. पूरा लिख देते हैं, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम आपका अरावली. साथ में आपका देयर इज सांबर लेक. अब ये इसके साथ साथ में एक और रिवर है, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ अरावली. यहाँ से आएगी, बस यहाँ तक ही फ्लो करेगी. दिस इज रिवर घग्गर. ये राजस्थान से नहीं आ रही, दिस इज फ्रॉम हरियाणा. यहाँ पे मैं स्लिप ले देता हूँ, ये राजस्थान में है. राइट. सो रिवर घग्गर जो है वो फार साइड फ्रॉम दी अरावली यहाँ से आएगी. एंड लास्ट में यहाँ से देयर इज ओरिजिन ऑफ रिवर, जिसको कहते हैं रिवर बानस. बानस रिवर. अब ये जो एरिया आपके पास, दिस इज मार्शी लैंड, दिस एरिया. और इस एरिया को कहते हैं आप रन ऑफ कच्छ. दिस इज रन ऑफ कच्छ रीजन. और ये जो बीच में पार्ट है, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ कच्छ. राइट. स्मॉल वाटर बॉडी surrounded by land from three sides, that is गल्फ ऑफ कच्छ. अब नीचे का जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे, इसे कहते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ या फिर लिटिल कच्छ, सॉरी लिटिल रन क्षेत्र. नीचे का पार्ट, दिस इज लिटिल रन.
बहुत सारी किताबों में मेंशन नहीं होता ये। दिस इज लिटिल रन। और ये जो अपर पार्ट है इसको कहते हैं आपको, जैसे ये लिखा है ना रन ऑफ कच्छ, या फिर इसको ग्रेट कच्छ भी कहते हैं। दिस इज ग्रेट कच्छ रीजन। अब नीचे का जो पार्ट है ये, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात। दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे। और दूसरा इसका नाम है दैट इज खंबात। मैं यहां लिख देता हूं। दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, सो अभी कुछ एक पॉइंट लिखेंगे आप इसके बारे में। अब इसके बारे में लिखिए आप, रिवर लूनी। कोई नहीं बना लो, अभी जो डायग्राम बना ले पहले डायग्राम बना लो, कोई बात नहीं। ये आपका राजस्थान, देन गुजरात, गुजरात के बाद नीचे आपका कच्छ रीजन। हो गया। इसमें लिखिए आप रिवर लूनी। रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू ग्रेट रन ऑफ कच्छ। रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ रीजन। ग्रेट रन ऑफ कच्छ रीजन, full stop. Whereas river Banas drains into little run of Kutch. Little run of Kutch. Little run of Kutch. Right? आगे लिखिए, Great Run of Kutch is famous for. Great Run of Kutch is famous for swimming camel. Swimming camel. Swimming camel, also known as Kharai camel. Also known as Kharai camel. So ये एक तैरते हुए ऊंट के लिए फेमस है, मतलब ये इजीली यहां से क्रॉस कर लेता। सो दिस इज खराई कैमल या फिर स्विमिंग कैमल। आगे लिखिए, लिटिल रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर। लिटिल रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर इंडियन वाइल्ड एस। इंडियन वाइल्ड एस। और दिस इज एशियन, मतलब एशियन जो एस है उसका ये एक प्रजाति एशिया है। तो दिस इज इंडियन वाइल्ड एस। ओके, ऐसे लिखिए, टू द साउथ ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ। टू द साउथ ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ रीजन। To the south of Little Run of Kutch region lies a lake known as Nal Sarovar Lake. To the south of Little Run of Kutch lies a lake known as Nal Sarovar Lake. Nal Sarovar Lake, which is a Ramsar site, which is a Ramsar site
ब्रैकेट में साथ में लिखी है वेटलैंड है ये, विच इज अ रामसर साइट वेटलैंड famous for critically endangered famous for critically endangered Sarus crane. Critically endangered Sarus crane. पक्षी है ये एक. Sarus crane, which is the heaviest and the largest. Sarus crane, which is the heaviest and largest flying bird in India. Which is the heaviest and largest flying bird in India. Right? आगे लिखिए गल्फ ऑफ कैम्बे इज फेमस फॉर गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात इज फेमस फॉर गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबात इज फेमस फॉर गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर गिर नेशनल पार्क. यहां पे क्या मिलता है? एशियाटिक लाइन. एशियाई लाइन इज शेर. तो एशियाई शेर यहां पे मिलता है. सो गल्फ खंबात या कैम्बे इज फेमस फॉर गिर नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन. ठीक है. सो ये आपके कुछ एक पार्ट्स थे. बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने किया. क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है, फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया. एनएफ है इसके बारे में. नेक्स्ट है आपके पास ड्रेनेज पैटर्न, दैट इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न. 6 पार्ट है ये. नेक्स्ट इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न. पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न मीन जहां पे रिवर्स पैरेलली फ्लो कर रही हैं. तो सिंपल वन लाइनर तो क्या है, पूरा लिख लीजिए इसको. अ ड्रेनेज पैटर्न विच डेवलप्स, ऐसे लिखिए. अ ड्रेनेज पैटर्न विच डेवलप्स in the regions of drainage pattern which develops in the regions of coastal terrain, मतलब तटीय क्षेत्र. coastal terrains which run parallel to the coast, तो ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जो कि किसी कोस्टल एरिया में स्टार्ट होता है या कोस्टल एरिया से उत्पन्न होता है और ये तट के बिल्कुल पैरेलली फ्लो करता है. रन पैरेलल टू द कोस्ट, फुल स्टॉप. several rivers originates on the mountains. Several rivers originates on the mountains. But as these rivers are short
and swift. These rivers are short and swift. Short and swift. They end their life. They end their life while draining into. They end their life while draining into. While draining into. While draining into the nearby sea or ocean. While draining into the nearby sea or ocean, full stop, and hence they look parallel to each other, and hence they look parallel to each other, and hence they look parallel to each other. तो सिंपल इसका एग्जांपल है आपका वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां. सो दिस इज वेस्टर्न घाट रीजन. ये पश्चिमी तट से निकलती हैं. पश्चिमी तट जो है या फिर वेस्टर्न घाट जो है ये एक माउंटेनियस रीजन है. यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं. उन्हीं माउंटेन से सेवरल रिवर्स निकलती हैं. ये रिवर्स बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ से स्पीड से फ्लो करती हैं. फ्लो करने के बाद नियर बाय जो आपका सी है अरेबियन सी, उसमें जाकर ये गिर जाती है. सो आपने सिर्फ ऐसे ही डायग्राम बनाना है. और एग्जाम्पल सीधा देंगे आप. एग्जाम्पल इसमें आएगा the entire drainage pattern of western coast of India. Entire drainage pattern of western coast of India. और रिवर कहां से आ रही है? यहाँ पे वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हो रही है. ड्रेनेज पैटर्न ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इसका एप्लीकेशन लिखिए आप कि एप्लीकेशन क्या है. अब ये नदियां बहुत सारी हैं, एकदम से एंड कर जाती है, तो उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल ज्यादा है इनका. तो एप्लीकेशन लिख लीजिए इनका कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है. पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का एप्लीकेशन लिखिए. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. West flowing rivers originates from the western Ghats. The west flowing rivers originates from the western Ghats, and they have west flowing rivers originates from the western Ghats, and they have high hydroelectricity potential. They have high hydroelectricity potential. सिंपल पता ही आपको, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगा? इसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सेवंथ जो टाइप है उसका नाम है आपका बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न. ये हम करेंगे रिवर कैप्चर या रिवर रेजोनेशन में, तो अभी नहीं करेंगे इसको, बट फिर भी आप इसको लिख लीजिए. सेवंथ पार्ट जो है आपका दैट इज बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न. ये कवर करेंगे हम रिवर कैप्चर. जब रिवर सूखने लग जाती है, सिंपल रिवर कैप्चर. और जब रिवर कैप्चर हो गया तो हमें इसे रेजुविनेट करना है. रेजुविनेट करने का मतलब क्या है? रेजुविनेशन का सिंपल मीनिंग होता है पुनर्जीवित करना है, दोबारा उसको फ्लो में लेके आना, उसको लाइव बनाना है जब ये एंड कर रही है रिवर अपना फ्लो. सो ये आपके ड्रेनेज पैटर्न के 7 टाइप्स है, और 7th टाइप हम लेटर ऑन देखेंगे जब हम फ्लूवियल इरोजन या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डेन्यूडेशन. और डेन्यूडेशन 2 प्रकार का है, जिसमें से एक है वेदरिंग, एक है इरोजन. So next topic is denudation.
उससे पहले ज्योग्राफी जब हमने स्टार्ट की तो उसमें से सबसे पहले हमने पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट क्या नाम था उसका, पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसमें चाहे आपका वो जो भी थ्योरीज आ रही थी आपकी, है ना, सारी की सारी, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ प्लस ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फिर उसमें आपने बाद में देखा देयर इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। चाहे उसमें पहले जोइक है, मेसोजोइक है, नियोलिथिक है, या फिर लास्ट में आपका नियोजोइक है, या फिर लास्ट में आपका वो था एंथ्रोपोसेन। उसके बाद हमने थ्योरीज की जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, फिर आपकी बताइए जल्दी, फिर टेक्टोनिक प्लेट आएगी। पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, फिर आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इनके अलावा, इन थ्योरीज के अलावा हमारे पास था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके दो मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको पता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके साथ साथ में एसोसिएटेड था आपका सेस्मिसिटी, सिंपल अर्थक्वेक। जब आपने प्लेट्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेट्स के पढ़ने के बाद आपके पास प्लेट में ही एक टॉपिक आता है, डिफरेंट टाइप के आपके कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ओशन, कॉन्टिनेंट, फिर ओशन, ओशन। और इसमें आपके डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हैं, कन्वर्जन प्लेट है, डाइवर्जन प्लेट है, ट्रांसफॉर्म प्लेट है, राइट। ये सारी की सारी प्लेट्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट आपके पास एक इसमें आ जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ में वोल्केनोस, चाहे वोल्केनो का इंट्रूसिव था चाहे एक्सट्रूसिव था, दोनों ही टाइप्स के लैंडफॉर्म्स, राइट। उसके बाद आपका जो 8th पार्ट था वो था रॉक साइकिल, सीधा ही। रॉक साइकिल में आपने देखे मल्टीपल टाइप के रॉक्स। पहला क्या है आपके पास, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है, राइट। इसके फीचर्स वगैरह सब। फिर 9th पे आया ड्रेनेज सिस्टम पे। अब ड्रेनेज सिस्टम भी दो प्रकार का, एक है सीक्वेंट, एक है इनसीक्वेंट। सीक्वेंट, इनसीक्वेंट के आगे फर्दर टाइप्स है। 10th आपके पास ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें से आपने ट्रेलाइज देखा, फिर डेंड्राइटिक देखा, रेडियल देखा, पैरेलल देखा, और बताइए रेक्टेंगुलर देखा, फिर एक बार्ब्ड भी है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे, सेंट्रीपिटल भी था। तो लगभग आपके 7 टाइप्स थे। तब इसके बाद आपके पास जो टाइप है दैट इज डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का सिंपल मीनिंग है, ये 2 प्रकार का डेन्यूडेशन। ये टॉपिक्स हैं जो आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, ना। तो लगभग ओके, यहाँ पे 9 to 10th टॉपिक स्टार्ट किया हमने। और हिमालयस वगैरह उसी में आ जाएगी ना, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री वगैरह में, तो उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन 2 प्रकार का है, इसमें से एक डेन्यूडेशन आएगा आपका वेदरिंग का। वेदरिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस एंड दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कौन सा? इरोजन। इरोजन में देयर इज मूवमेंट, राइट। सो 2 प्रकार के आपके पास डेन्यूडेशन है, राइट। अब वही पुराना हमारा जो सिस्टम चलता आ रहा है, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन लिखना है, और उसी के क्वेश्चन का आंसर होता है जो आपका टॉपिक चल रहा होता है। सो क्वेश्चन लिखिए आप डेन्यूडेशन में, और ये ज्योग्राफी ऑप्शन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी है ये। इसमें लिखिए प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, ऐसे लिखिए क्वेश्चन, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट।
Present is key to the past. Full stop. In reference to above statement, in reference to the above statement, in reference to the above statement, in reference to the above statement, elaborate how different external agents, elaborate how different external agents, how external agents will help in reducing, external agents will help in reducing the relief of a reason, the relief of a reason. So present is the key to past. अतीत ही वर्तमान की चाबी है। इसके संदर्भ, इस कथन के संदर्भ में चर्चा करें कि कौन से बाहरी कारक हैं जो किसी भी स्थलाकृति या किसी भी आपकी लैंडफॉर्म के या फिर किसी भी स्थलाकृति के रिडक्शन का या उसके घटने का कारण बनते हैं। मतलब अगर कोई माउंटेन है, मान लीजिए हम कहते हैं कि अरावली वाज सम टाइम एज मच एज हाई जितना आपका माउंट एवरेस्ट है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अरावली रिड्यूस हो चुका है? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वेदरिंग एंड इरोजन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 12 मार्क्स। क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देख रहे हैं आप, पहले क्या फिलोसॉफिकल लाइन दे दी कि प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, है ना। ऑप्शन में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, मैन इज जस्ट अ डस्ट ऑफ अ डस्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लिखा होगा ऐसे कोट अनकोट करके, इन रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट इलैबोरेट। ये कैसे? मैन इज अ डस्ट ऑफ डस्ट, तो आपको उसको ज्योग्राफी के साथ ऐड करना है। सो दिस इज प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, इन रेफरेंस टू अबव स्टेटमेंट इलैबोरेट हाउ डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंट्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिलीफ ऑफ अ रीजन। तो जो अतीत है वही वर्तमान की चाबी है। उसे आप मतलब अतीत से पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में जो चीज है वो इतनी ज्यादा हाई माउंटेन क्यों है या फिर डाउन माउंटेन क्यों है, यहाँ पे प्लेटो क्यों है, वहां पे रिवर क्यों है, वहां पे रिफ्ट वैली कैसे बनी है। तो वो पूरा का पूरा आपका पास से पता लगता है। साथ साथ मैंने लिखा कि हमें इसी स्टेटमेंट के आधार पर आप बताएं कि डिफरेंट टाइप के जो आपके माउंटेन्स या प्लेटोज हैं वो रिड्यूस हुए अपने साइज से, तो उसके लिए कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो कि उसको रिड्यूस करने में मतलब हेल्प की है, जिन्होंने किसी भी माउंटेन को, किसी भी प्लेटो को, किसी भी रिवर को बनाया है। तो ये एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन से, जिसमें मैंने एक्सटर्नल एजेंट आपको बताए हैं, एयर या फिर विंड इज अ एक्सटर्नल एजेंट, वाटर या रिवर इज अ एक्सटर्नल एजेंट, साथ साथ में ग्लेशियर इज ऑल्सो एक्सटर्नल एजेंट। सो दीज आर एक्सटर्नल एजेंट, इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं। तो दीज आर दी 3 मेन एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी भी रिलीफ फीचर को, किसी भी बड़े पहाड़ को, चट्टान को तोड़ते हैं, चाहे वो हवा के कारण हो, पानी के कारण हो या फिर आपका ग्लेशियर के कारण हो। सो डिफरेंट टाइप के आपके पास एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो कि वेदरिंग एंड इरोजन में हेल्प करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज डेन्यूडेशन। मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ आपको डेन्यूडेशन, है ना, पिक्चर के साथ। अभी जितने मेरे पास ग्रुप्स हैं उसमें मैं सेंड कर रहा हूँ, बाकी मैम सेंड कर देंगे आपको। डेन्यूडेशन लिखिए साथ साथ में। डेन्यूडेशन मीन्स lowering of height, किसी की रिलीफ फीचर की हाइट कम होना, lowering of height और रिलीफ
lowering of height or relief, full stop. It is caused by both processes. It is caused by both processes, weathering and erosion. It is caused by both processes, weathering and erosion. It is caused by both processes, that is weathering and erosion, comma, external or exogenic forces, external or exogenic forces, external or exogenic forces मतलब external forces. Exogenic forces are responsible for denudation. Exogenic or external forces are responsible for denudation. तो सिंपल डेनुडेशन में कह रहे हैं कि डेनुडेशन का मतलब होता है किसी भी रिलीफ फीचर का, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो प्लेटो है, उसकी रिलीफ फीचर या फिर वॉल्केनिक आपका माउंटेन भी हो सकता है, उसकी हाइट का कम होना, उसकी हाइट का या उसकी रिलीफ का रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेसेस लग रहे हैं, वेदरिंग भी हो रही है, इरोजन भी हो रही है, और वेदरिंग इरोजन को हेल्प कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट्स, चाहे वो आपका विंड है, रिवर है या फिर आपका ग्लेशियर है। सो डेनुडेशन का पीडीएफ सेंडर कॉपी। एक मिनट अपलोड भी। डेनुडेशन। अब डेनुडेशन का फर्स्ट पार्ट है आपका वेदरिंग। वेदरिंग के बाद हम करेंगे पार्ट दैट इज इरोजन। सो फर्स्ट जो इसका सब पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग मैंने आपको बताया कि वेदरिंग जो है एक टाइप से आपकी स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक मीन्स जहां पे वेदरिंग होती है वहां से कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको मूवमेंट नहीं कराता मटेरियल को। सो इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है सब पार्ट दैट इज वेदरिंग। वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हथौड़ा मारना शुरू कर दीजिए आप इस दीवार के ऊपर, दीवार से सीमेंट जो कंक्रीट है वो गिरना शुरू कर देगा। कैसे? क्योंकि आपने हथौड़ा मारा, हथौड़े से वो आपने एक्सटर्नल एजेंट से मतलब आपने एक्सटर्नली उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की। अब वो मटेरियल धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ गिरता है। हर एक चीज नीचे की तरफ वो गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी के बाद आप आपके पास देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे मलबे का या फिर डेब्रिस का यहाँ पे इकट्ठा होना, एक ढेरी लग जाएगी पूरे के पूरे। अब वो पूरे का पूरा जो प्रोसेस उसे कहेंगे आप वेदरिंग। बट मैंने आपको बताया कि हथौड़ा लगा रहे हैं, बट सिंपली कई बार आप देखते हैं कि सीलन आ जाती है, सीलन आने के बाद पपड़ी बन जाती है, पपड़ी नीचे गिरना शुरू कर देती है दीवार से, और नीचे आप देखते हैं कि आपने लास्ट डे भी वहां पे झाड़ू पोछा किया, बट अगेन वहां पे इकट्ठा हो चुका है, ढेरी लग चुकी है। क्यों? क्योंकि वेदरिंग हो रही है, वो मटेरियल वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, नेचुरली प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए आपने रूम में फैन ऑन कर दिया, फैन ऑन करने के बाद आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प ली, आपने फैन की हवा से अपना फैन ऑन किया, पूरी की पूरी धूल मिट्टी ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। सो ये जो मूवमेंट हो रहा है पूरे के पूरे डस्ट का, उसे आप कहेंगे इरोजन। इरोजन में देयर इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल जो वो मूव करेगा, और वेदरिंग में जो वो टूटेगा और नीचे करेगा, जस्ट इतना ही। सो वेदरिंग में आप लिखिए इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। वेदरिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस, मतलब एक स्थैतिक प्रक्रिया है। स्टैटिक मीन्स जिस जगह पे जिस स्थिति में है वहीं पे रहेगा मटेरियल। सो इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस which causes physical disintegration, which causes physical disintegration और chemical
decomposition. Chemically decompose होगा या physically disintegrate होगा. So it is a static process which causes physical disintegration or chemical decomposition of rock. Physical disintegration or chemical decomposition of rocks, that is in situ. That is in situ मतलब internal, in situ. फिर कॉमा known as weathering, known as weathering. Full stop, paragraph change. फिर लिखिए in the process of weathering, there is no movement of weathered material. In weathering, there is no movement of weathered material. टूटे हुए मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं होता, टूटे हुए जो सामग्री है उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा. There is no movement of weathered material unless under the influence of gravity. Unless the influence of gravity. तो सिंपल वेदरिंग क्या है? ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, इन सीटू प्रोसेस है, मतलब जहां पे अक्कर होता है वहीं पे मटेरियल आपका अवेलेबल रहता है. यहाँ पे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा. कैसे? यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स से आपकी चट्टानें टूटेगी या फिर रॉक्स टूटेगी, तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगता है. दैट इज आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन. केमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कुछ एक जो केमिकल्स हैं वो रॉक्स को डीकम्पोज करते हैं, मींस उनको तोड़ते हैं इंटरनली, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस के कारण हो रहा है. सो यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स है, दूसरी केमिकल फोर्स है, जिसके थ्रू आपकी रॉक्स टूटती हैं. यहाँ पे इस प्रोसेस में जो आपका वेदर मटेरियल, जो चीजें टूट चुकी हैं, जो मटेरियल या जो आपकी रॉक्स हैं वो टूटने के बाद एक वेदर मटेरियल बन चुका, क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग हुई. उस वेदर मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं होता अनलेस यहाँ पे अगर आपकी ग्रेविटी लगती है. तो सिर्फ ग्रेविटी के कारण मटेरियल नीचे गिर सकता है और वो फ्लो नहीं करेगा, वो उड़ेगा नहीं, या फिर कोई ग्लेशियर उसको लेकर नहीं जाएगा, बट देयर इज ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो गुरुत्वाकर्षण का ही इसके ऊपर प्रभाव है. सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वेदर मटेरियल अनलेस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. फिर कॉमा द वेदर मटेरियल व्हिच मूव्स डाउन, द वेदर मटेरियल व्हिच मूव्स डाउन weathered material which moves down under the influence of gravity, under the influence of gravity is known as mass movement, is known as mass movement or mass wasting. Mass movement or mass wasting. कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे तो कोई एक्सटर्नल एजेंट हेल्प नहीं करता है वेदरिंग में, ना ही मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है. बट अगर ये मटेरियल ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ को गिर रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट में गिर रहा है, तो उसे आप मास मूवमेंट कहेंगे या फिर उसको मास वेस्टिंग कहेंगे. फॉर एग्जांपल कभी किन्नौर, लाहौर या फिर आप लद्दाख रीजन की तरफ जाएंगे, राइट? तो उन क्षेत्रों में अगर आप देखें, दिस इज आपका रोड, राइट? अब रोड जो है वो बिल्कुल ऊपर भी चट्टान है, नीचे भी चट्टान है, बीचों बीच आप जा रहे हैं. कई बार क्या होता है कि ड्यू टू प्रेशर होन, वैसे तो सरकार भी मना करती है कि प्रेशर होन नहीं होना चाहिए, बट आप क्या करते हैं, उस एरिया में जाते हैं और प्रेशर होन भी जाते हैं, राइट? अब ये मटेरियल जो है
मतलब बहुत फनी लगता है कई लोगों को जब मैं कहता हूँ कि भाई प्रेशर होन से भी चट्टानें गिरती हैं, वो कहते हैं अच्छा अब होन से भी चट्टानें गिरने लग जाएंगी, गिरती। यहाँ पे दोपहर के टाइम पे देर इज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, चाहे धीरे धीरे मिट्टी गिरती रहे, बार बार गिरती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं। जब आप प्रॉपर हैवी यहाँ पे प्रेशर होन बजाते तो और ज्यादा मूवमेंट होते हैं, क्योंकि अगर जिसने साइंस पढ़ी उसको इतना पता है कि साउंड इज नॉट लाइक एनीथिंग, कि वो चमत्कार है, साउंड इज वाइब्रेशन ऑफ दी वेव्स, है ना तरंगों का उसमें जो है एक तरह से लहरें चलती है तरंगों की, तो वो तरंगे जब पास करेंगी तो यहाँ पे वो एक तरह से चट्टानों को हिला देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी डीजे के साथ में खड़े हो जाइए कान लगा के, नहीं लगा सकते आप, डीजे के आप साथ में भी खड़े होंगे, डीजे यहाँ पे बज रहा है तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है और आपको लगता है कि पूरी धरती हिला दी हुई है जहाँ पे डीजे बज रहा है, या डांस फ्लोर जहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज मास मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स, और जो ये ध्वनि की तरंगे हैं बहुत ज्यादा उछल कर आ रही है, तो इससे मूवमेंट होती है, राइट। तो आपने जब प्रेशर यहाँ पे बजाया तो ऊपर से कुछ एक माउंटेन जो है वहां से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पत्थर सिंपल हॉर्न नहीं बजा रहे तब भी नहीं गिरेंगे, यहाँ पे एवरीडे पत्थर गिरते हैं, ना कोई यहाँ पे हवा चली, ना यहाँ पे कोई ग्लेशियर गिरा, ना कोई यहाँ पे विंड का मूवमेंट हुआ। पत्थर कैसे गिर रहे हैं? अंडर दी मूवमेंट ऑफ ग्रेविटी। बहुत सारी रॉक्स चट्टानें गिरती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मणिकर्ण फिर से पत्थर गिरे हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। कोई वहां पे बादल नहीं फट रहा, कोई वहां पे बारिश नहीं हुई, कोई वहां पे फ्लड नहीं आया, ना कोई तूफान था, पत्थर गिरते रहते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि देयर इज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है दैट इज एक्टिव रीजन, है ना, वहां पे प्लेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है तो मूवमेंट करती रहती है। सो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, और जब ये पत्थर बहुत ज्यादा अमाउंट में गिर रहे हैं, अगर इनका बहुत लार्ज अमाउंट है तो उसी को हम कह रहे हैं कि ये मास वेस्टिंग या फिर मास मूवमेंट है। मीन्स बहुत सारे पत्थर एकदम से गिर रहे हैं नीचे की तरफ को, तो दिस इज मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। पत्थर नहीं कह सकते, स्टोन नहीं कह सकते, दिस इज चट्टाने, सीधी सीधी चट्टाने गिर जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंट के ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि देयर इज ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण ये सारे के सारे मूवमेंट हो रही है। तो इसे आप मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग कहेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल weathering of rocks led to mass scale landslide. Weathering of rocks led to mass scale लैंडस्लाइड। इसे भी लैंडस्लाइड ही कहेंगे क्योंकि भूस्खलन हुआ है, मतलब मिट्टी पत्थर सब मलबा नीचे की तरफ हो गिरा है, तो दिस इज आपका लैंडस्लाइड। एक नेक्स्ट लाइन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करना है फिर से। वेदरिंग विल एड मास मूवमेंट एज वेल एज इरोजन। अंडरलाइन करना है इसको। वेदरिंग विल एड weathering will aid mass movement as well as erosion. Weathering will aid mass movement as well as erosion, but weathering is not a necessary condition. But weathering is not a necessary condition. Weathering is not a necessary. Weathering is not a necessary condition. Weathering is not a necessary condition for erosion and mass movement. For erosion and mass movement. For erosion and mass मूवमेंट। सिंपली करें कि वेदरिंग जो है ये मास मूवमेंट में हेल्प कर सकती है, इरोजन में भी हेल्प कर सकती है, बट वेदरिंग कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इसके बिना मास मूवमेंट या इरोजन नहीं हो सकता। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसी को कोट एंड कोट कर देंगे यहां से लेके यहां तक। In reference to the above statement, explain
how weathering will help in mass movement and erosion, but it will not cater condition necessary for erosion and mass movement. So घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल कह रहे हैं कि वेदरिंग जो है इससे हेल्प होती है मास मूवमेंट की भी और इरोजन की भी। सिंपल फॉर एग्जांपल बहुत सारी रॉक्स हैं जो कि टूट चुकी हैं वेदरिंग की वजह से, और एक जगह पे वहां पे उसका एक मलबा बन चुका, ढेरी बन चुकी है। अब एक्सटर्नल एजेंट आता है तो उस मलबे को उड़ा के ले जा सकता है, तो इसे इरोजन हो सकता है। वेदरिंग जो है इरोजन में हेल्प करेगी। या फिर वहां पे एकदम से बाढ़ आती है, पूरा का पूरा वहां पे बहुत सारा मटेरियल, वेदर मटेरियल इकट्ठा है, तो नदी या पानी या कोई भी स्ट्रीम उसको बहा कर ले जाएगा, तो ये इरोजन में हेल्प कर रहा है। क्योंकि इरोजन में आपको सिंपल का चाहिए, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। मटेरियल टूटा पड़ा है, बस उसको उड़ाना ही है या उसको बहाना है या फिर ग्लेशियर के थ्रू लेके जाना है। मास मूवमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि वेदरिंग होगी तो चट्टानें फिजिकली डिसइंटीग्रेट हो चुकी हैं, मैकेनिकल फोर्स से टूट चुकी है या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन से टूट चुकी हैं, बट अल्टीमेटली उनको गिरना ही है। मास मूवमेंट मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उनको नीचे गिरना है, तो तोड़ने का काम करता है और बहाने में भी ये हेल्प करता है। पर वेदरिंग कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है कि उसके बिना इरोजन नहीं हो सकता या मास मूवमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बहुत हैवी मास स्केल का कोई यहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है, बादल फटने के बाद क्या वो वेदरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे? बादल इतनी जोर का फट चुका है, मतलब इतना ज्यादा इंटेंसिटी है पानी की कि वो पानी जो है आगे उसके आगे चाहे कोई पहाड़ आए, पत्थर आए, सारे के सारे स्टोन्स को साथ में बहा कर ले जाएगा। सो इरोजन को जरूरत नहीं है वेदरिंग की इस हिसाब से। ऑल्सो मास मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया है ना, अर्थक्वेक में ये तो है नहीं, वेदरिंग में छोटे छोटे पत्थर चट्टानों को तोड़ने में मल्टीपल या फिर मिलियन ऑफ ईयर भी लग सकते हैं, बट अगर एकदम से अर्थक्वेक आता है तो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे गिरा देगा, तो उसमें कोई वेदरिंग का रोल है नहीं। तो इसी से हमें पता लगता है कि ये ऑल्दो हेल्प कर सकता है, बट इन नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वेदरिंग के अलावा इरोजन या मास मूवमेंट नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशंस एक दूसरे से वाइस वर्सा है। सो नेक्स्ट अभी लिखिए पैराग्राफ चेंज, अगेन पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए द वेदर्ड रॉक मटेरियल इज नोन एज रेगोलिथ। Weathered rock material is known as regolith। तो वेदरिंग के कारण जो मटेरियल टूट जाता है, जो चट्टानें टूट जाती है, उसको रेगोलिथ कहते हैं। तो वेदर्ड रॉक मटेरियल इज नोन एज रेगोलिथ, while the original rock which has been reduced in size, but still intact जुड़ी हुई, intact means एक दूसरे से जुड़ी हुई, but while the original rock which has been reduced in size but still intact is known as core stone, तो वेदरिंग के कारण कोई मटेरियल टूट के नीचे गिर चुका है, उसे आप कहेंगे रेगोलिथ, और जिस मटेरियल से टूटा है, जिस स्टोन से टूटा है, जिस ओरिजिनल स्टोन से टूटा, उसको कहेंगे कोर स्टोन। और ये कोर स्टोन जो है इसका साइज भी ओरिजिनल साइज जो रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस कैसे? क्योंकि वेदर मटेरियल दूसरे से बना है, बट ये कोर स्टोन अभी भी वहां पे प्रेजेंट है, उसको कहेंगे आप कोर स्टोन, क्योंकि ये दिस इज स्टिल इंटैक्ट। डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, इसके ऊपर देयर इज अ बिग साइज स्टोन, जिसे आप कह रहे हैं कि दिस इज कोर स्टोन। अब कोर स्टोन से जो आपका वेदर मटेरियल बना है, दो ही इसमें मेथड है आपके, एक है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा आपका केमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जो इससे टूट चुका है, मल्टीपल यहाँ पे पत्थर या डेरी आपको देखने को मिलेगी, इसके आसपास में बहुत सारे कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। ये वेदर मटेरियल है। अभी जो वेदर मटेरियल है इसको ये कह रहे हैं कि दिस इज रेगोलिथ, जो मटेरियल टूट के नीचे गिरा है दैट इज रेगोलिथ, और दिस इज कोर स्टोन, इसका साइज हैज बीन रिड्यूस्ड और इट इज स्टिल इंटैक्ट, फिर भी ये वहीं पे प्रेजेंट है।
और ये जो आपके मटेरियल गिरे हुए हैं ये वेदरिंग के कारण, वेदरिंग एंड इरोजन के कारण गिरे हुए हैं। अब इसी में से आपके आगे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग, राइट। टॉपिक आपका वेदरिंग का चल रहा है, तो टाइप्स कैसे कौन कौन सी होती है इसमें। 1 अप्रैल, कितने दिन होते हैं अप्रैल में, अप्रैल महीने में 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में कितने होते हैं 30, जून तक का ही टाइम है। आएगा आपका पेपर, पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे आपकी डेट। जैसे डेट अनाउंस हो जाएगी, ऑफिशियल डेट, पक्की डेट, पुख्ता डेट, उस दिन से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे सभी, है ना। तब क्लास आना भी शुरू कर देंगे सभी। अच्छी बात है, अभी भी पढ़ रहे हैं आप। सो इसमें लिखिए आप नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं है डेट का, तो आप क्या ही पढ़ोगे, टारगेट नहीं बना पाते ना। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट बना दिया, उसके बाद फिर दोबारा डेट आगे बढ़ गई तो और परेशान हो जाओगे। और हमें आदत भी पड़ी है कि डेट शीट आएगी तो उसके बाद रियल स्टडी स्टार्ट होती है, फिर भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है ना। तो वही डेट शीट की बात है। अभी आपको ये लग रहा पता नहीं कभी होगा भी कि नहीं होगा, है ना। सो ठीक है, अब मुझे कोई कहे कि पढ़ो और विदाउट कोई डेट के हिसाब से, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है। हम ह्यूमन बीइंग्स हर एक चीज को थोड़ा डिले करते हैं, और डिले करना भी चाहिए जब पता ही नहीं है डेट का। बट धीरे धीरे साथ साथ में पढ़ते जाओ, ताकि एटलीस्ट सिलेबस भी हो जाए आपका, साथ साथ में जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका रिवीजन में हो। एंड में सिर्फ आपको पेपर लगाने पड़े, है ना। सीधा आप 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पर टॉपिक करते जाएं। एमसीक्यू की है मेन बात। तो टाइप ऑफ वेदरिंग, इंटैक्ट मतलब जुड़ी हुई, फिर वहीं पे ही प्रेजेंट है, बट वेदरिंग हो चुकी है उसकी। तो पहला है आपका टाइप दैट इज फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, या फिर हाँ बायोलॉजिकल वेदरिंग को आप कहेंगे ऑर्गेनिक वेदरिंग, सिंपल। सो आप पहला टाइप है आपका फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल फोर्स। तो पहला है आपका टाइप दैट इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, इसको ए पार्ट लिखिए आप ऐसे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था आपका डेन्यूडेशन, उसी के सब पार्ट आ गए आपके वेदरिंग। और सेकंड आएगा इसमें इरोजन, इरोजन हम आगे देखेंगे। और वेदरिंग में फर्स्ट टाइप है आपका ए पार्ट दैट इज फिजिकल वेदरिंग। तो ये सब पॉइंट आ गया। फिजिकल वेदरिंग में लिखिए इट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। फिजिकल वेदरिंग मीन्स इट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मैकेनिकल disintegration of मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ब्रैकेट में लिखिए इन सीटू, मतलब स्टैटिक, इन सीटू। इट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू caused due to differential contraction and expansion. Differential contraction and expansion. Contraction and expansion. So it is mechanical disintegration of the rocks in situ caused due to differential contraction and expansion of the rocks, caused due to differential expansion and contraction of the rocks. तो सिंपली कह रहे हैं कि जब कभी रॉक
कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। कभी रॉक एक्सपैंड करती है, कभी रॉक्स फैलती हैं, बिकॉज कभी आप देखेंगे टेम्परेचर का भी रोल रहता है, राइट। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, सो उसके कारण मैकेनिकल फोर्स लगती है और रॉक्स बीच में टूटती जाती है। मल्टीपल टाइप्स हैं इसके, वो हम देखेंगे आगे। सो फिजिकल वेदरिंग में मेन जो काम है दैट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, और ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द रॉक्स। नेक्स्ट लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण वेदरिंग अफेक्ट होती है? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग। तो वेदरिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि वेदरिंग के ऊपर प्रभाव डालते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग, पहला जो है दैट इज नेचर ऑफ द रॉक, कि चट्टान कौन सी प्रकृति की है। नेचर ऑफ द रॉक, नेचर ऑफ द रॉक्स। नेचर ऑफ रॉक से सिंपल मीनिंग है कि रॉक कौन से मिनरल से बनी है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, या रॉक कौन से टाइप की। मिनरल मतलब ग्रेनाइट से बनी है, लाइमस्टोन से बनी है, या फिर बसाल्ट से बनी है, राइट। तो पहला कि नेचर ऑफ द रॉक में हम देखते हैं कि मिनरल कौन सा, खनिज पदार्थ कौन सा है। दूसरा, टाइप कौन सी है रॉक की। टाइप में अगर बात करें, इग्नेस है, मेटामॉर्फिक है, या फिर सेडिमेंट्री है। स्ट्रक्चर कौन सा रॉक का, कॉम्पैक्ट रॉक है, या फिर इसके बीच में क्रैक्स हैं, इसमें फ्रैक्चर्स हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं। तो अब लिखिए, नेचर ऑफ द रॉक में इट इन्वॉल्व्स मिनरल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, इट इन्वॉल्व्स मिनरल composition of the rock, mineral composition of the rock, comma, type and structure of the rock, structure of the rock. So पहला जो आपने देखा फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेदरिंग को, दैट इज नेचर ऑफ द रॉक। इसमें हम देखते हैं कि रॉक किस मिनरल कंपोजिशन से बनी है, कौन सी टाइप से बनी है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। ही मैं लिखूंगा बार बार, वेदर इट इज जॉइंटेड या फिर फ्रैक्चर, है ना, सिंपल। स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, फुल स्टॉप। सेडिमेंट्री रॉक्स आर इजीली इरोडेड, सेडिमेंट्री रॉक्स आर इजीली इरोडेड। आपको पता है ये इजीली इरोड हो जाती है, जैसे मिट्टी है, बहुत हैवी फ्लो होगा विंड का तो सारी की सारी मिट्टी धूल को उड़ा के ले जाती है। सो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर इजीली इरोडेड, तो इसका इरोजन बहुत इजी होता है। So sedimentary rocks are easily eroded and weathered in comparison to metamorphic rocks, in comparison to metamorphic rocks, metamorphic rocks, full stop। आगे लिखिए, ज्वाइंट और फ्रैक्चर, ज्वाइंट, फ्रैक्चर, लाइन ऑफ वीकनेस या फिर गैप, कुछ भी लिख सकते हैं। सो सिंपल लिखिए, ज्वाइंट और फ्रैक्चर और लाइन ऑफ वीकनेस, ज्वाइंट और फ्रैक्चर और line of weakness which may cause expansion and contraction, which may cause expansion and contraction, helps in expansion and contraction, helps in accelerating या फिर increasing, helps in accelerating or increasing
एक्सेलरेटिंग और इंक्रीजिंग, एक्सेलरेटिंग और इंक्रीजिंग द रेट ऑफ वेदरिंग, द रेट ऑफ वेदरिंग। एसी चलाएंगे तो फेस उठ जाएगा, और फेस उठ जाएगा तो फिर क्लास बंद हो जाएगी। सो पहले में आपने देखा नेचर ऑफ द रॉक, तो कौन सी टाइप की रॉक है, कौन सा मिनरल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिपेंड करता है कि रॉक पहले मतलब इजीली इरोड होगी या फिर उसमें टाइम लगेगा। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत इजीली इरोड हो जाती है एज कंपैरिजन टू मेटामॉर्फिक, इग्नियस तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगाती है। नेक्स्ट जो दूसरा जो आपका फैक्टर है किसी भी रॉक को वेदर करने के लिए, दैट इज क्लाइमेट। तो सेकंड जो आपका फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट, सेकंड क्लाइमेट। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग में सेकंड फैक्टर इज क्लाइमेट, जलवायु। हाँ अभी हम फिजिकली कर रहे हैं, फिजिकल के अंदर ही आपके जो टाइप्स हैं, मतलब फिजिकल के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फिजिकल वेदरिंग को। पहला आपका था नेचर ऑफ द रॉक, सेकंड है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में लिखिए, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, single most important factor which determines, it is the single most important factor, single most important factor which determines the intensity as well as it is the single most important factor which determine the intensity as well as type of weathering, intensity as well as the type of weathering। सो क्लाइमेट जो है एक अकेला महत्वपूर्ण कारक है जो कि किसी भी टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी कि कितनी ज्यादा स्पीड से फिजिकल वेदरिंग होगी या कौन सी टाइप की वेदरिंग होगी, टाइप ऑफ वेदरिंग कौन सा होगा। इसमें एग्जांपल्स लिखिए, एग्जांपल इसके मल्टीपल है। सो फर्स्ट इज एग्जांपल लिखिए इसमें, पहला एग्जांपल लिखिए, इन द इक्वेटोरियल रीजन एज देयर इज हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी, इन equatorial regions as there is high heat and humidity. In the equatorial region as there is high heat and humidity, comma, throughout the year chemical weathering dominates. High heat and humidity throughout the year chemical weathering dominates. Chemical weathering dominates. So कह रहे कि क्योंकि आपके जो इक्वेटोरियल रीजन हैं, इक्वेटर के नियर बाय रीजन है, वहां पे पूरा साल देयर इज हाई हीट, राइट, और साथ साथ में देयर इज हाई ह्यूमिडिटी। सो दैट इज व्हाई थ्रू आउट द ईयर यू कैन सी कि यहाँ पे केमिकल वेदरिंग डोमिनेट करती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज्यादा होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप के वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मींस यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा अवेलेबल है, तो वाटर वेपर ज्यादा अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ही ज्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि ड्राई रीजन नहीं है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है पार्ट बी, उसमें लिखिए, अब आप प्रेशर बेल्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी वेदरिंग डोमिनेट करती है। इन द रीजन ऑफ डेजर्ट्स which are located in the region of deserts
which are located in the subtropical in the desert region, which are located in the subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt, high pressure belt. Physical weathering dominates. Physical weathering dominates, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स जो है वो हीट के कारण ज्यादा एक्सपांड होंगी, और एक्सपांड होंगी तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स ज्यादा लगेगी. दैट इज व्हाई इन द डेजर्ट रीजन व्हिच आर लोकेटेड ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिजिकल वेदरिंग डोमिनेट्स इन द डेजर्ट रीजन या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के क्षेत्र में आपको ज्यादातर फिजिकल वेदरिंग डोमिनेटिंग देखने को मिलेगी. पार्ट सी, इसमें लिखिए इन द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, in the monsoon type of climate, in the monsoon type of climate, in the monsoon type of climate which has dominance, which has dominance of both dry summers and wet summers, which has dominance of both dry summers. इसमें लिखेंगे मंथ, लिखेंगे आप ब्रैकेट में. ड्राई समर्स कब से कब तक होते हैं बताइए? मार्च टू मई. सो ड्राई समर्स दैट इज मार्च टू मई. So monsoon type of climate where there is dominance of both dry summers and wet summers. Wet summer is from June to September. In the monsoon type of climate where there is dominance of both dry summers March to May, wet summers that is June to September, both physical and chemical weathering dominates. Both physical and chemical weathering dominates. Both physical and chemical weathering dominates. तो यहाँ पे दोनों ही टाइप की वेदरिंग होती है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है. मार्च टू मई देयर इज लीस्ट प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर. अभी ड्राई समर सीजन चल रहा है, मीन्स अभी आपको ज्यादातर ड्राईएस्ट देखने को मिलेगा. पर वेट समर दैट इज जून टू सितंबर, इसमें स्वेटिंग बहुत होगी, मॉइस्चर अवेलेबल बहुत ज्यादा होगा, बारिश होती रहेगी. बट अभी ड्राई है इसलिए बारिश भी कम है क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर अवेलेबल नहीं होता. सो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में दोनों ही केमिकल और फिजिकल दोनों वेदरिंग होती हैं. फैक्टर्स क्लाइमेट के फैक्टर में फोर्थ पार्ट, इन द टेम्परेट रीजन फिजिकल वेदरिंग डोमिनेट्स. यहां पे सिंपल ड्राई समर्स में क्या है? देयर इज एक्सपांशन ऑफ द रॉक्स. और यहां पे आपका बस वेट समर है तो यहां पे मल्टीपल केमिकल डिकम्पोजिशन होगी क्योंकि वाटर वेपर अवेलेबल है. वाटर वेपर केमिकल प्रोसेसेस में हेल्प करेगा, इसलिए यहाँ पे फिजिकल और केमिकल दोनों ही है. यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग भी हो रही है, वहां पे केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो रही है. सो पार्ट डी में लिखिए इन द टेम्परेट रीजन्स, इन द टेम्परेट रीजन्स in the temperate regions physical weathering dominates. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, बर्फ जो बहुत ज्यादा पड़ती है तो उसके कारण there is mechanical disintegration. in the temperate region physical weathering dominates. Physical weathering dominates, but this physical weathering is due to frost action. But this physical weathering is due to frost action.
फ्रॉस्ट एक्शन, इसे आगे देखेंगे हम फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ द वाटर। ब्रैकेट में लिखिए फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ द वाटर, फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ द वाटर। फ्रीज एंड थ्रो एक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? क्या है मीनिंग? ये आपका जॉइंटेड रॉक है, जॉइंटेड रॉक के साथ में देयर आर मल्टीपल जॉइंट्स, राइट। यहां से कोई रिवर फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है, राइट। तो दिन के समय क्या पानी रॉक के बीच में H2O की फॉर्म में होगा, मतलब पानी की फॉर्म में होगा। रात के समय टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये नॉर्मल पानी की फॉर्म है। रात के समय टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 से लेस चला जाएगा, तो ये वाटर नहीं रहकर ये स्नो या आइस बन जाएगा। जब ये स्नो या आइस बन रहा है तब ये एक्सपैंड कर रहा है। दिन के समय फिर अगेन धूप पड़ेगी, ये पानी वाटर की फॉर्म में मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद फिर ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा। इसी को कहते हैं फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ द वाटर। इससे क्या होगी, जो आपकी रॉक है उसका बीच में देयर इज मोर वेदरिंग। सो बहुत ज्यादा वेदरिंग होने के कारण क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चट्टानें एक्सपैंड करेंगी फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो उसी को आप कहते हैं फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ द वाटर। कितने पार्ट हो गए? 5th पार्ट पे आइए, या फिर पॉइंट नंबर ई, इसमें लिखिए इन द पोलर रीजन्स या फिर पोलर रीजन्स ड्यू टू परमाफ्रोस्ट, इन दी पोलर रीजन या फिर पोलर रीजन ड्यू टू परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट इज परमानेंट फ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब है दैट इज परमानेंट फ्रोस्ट, मतलब हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। सो इन दी पोलर रीजन ड्यू टू परमाफ्रोस्ट action, both physical and chemical weathering dominates. Due to permafrost action, both physical and chemical weathering dominates लिखेंगे आप इसमें। both physical and chemical weathering is less or least. both physical and chemical weathering is physical plus chemical weathering is less or least। यहाँ पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इतना सन रेज भी स्लांटिंग है, बर्फ पिघल नहीं सकती, परमाफ्रोस्ट है, ना यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना फिजिकल वेदरिंग, ना केमिकल वेदरिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर वेपर भी कम देखने को मिलेगा, ड्राई रहता जाता है। सो दिस इज बिकॉज permanent ice cover, this is because permanent ice cover will protect the underlying या फिर lower rocks। the permanent ice cover will protect the underlying or lower रॉक्स, अंडरलाइंग नीचे की रॉक्स या फिर अंडरलाइंग रॉक्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइप के आपके वेदरिंग के पार्ट्स आपने देखे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट के कारण भी डिफरेंट टाइप की आपके पास वेदरिंग देखने को मिलती है। सो दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कहां से कहां तक होता है जी? इक्वेटोरियल 10 से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ELPB, राइट। तो इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी थी वेदरिंग, बताइए जल्दी से। क्या है यहाँ पे अभी लिखा है? केमिकल वेदरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कितने से कितने तक होता है ये? 25 से 35 डिग्री नॉर्थ। साउथ में भी सेम रहेगा। साउथ नहीं बना रहा मैं, बनाना है बना लीजिए, आदत डालेंगे तभी तो डायग्राम बना पाएंगे। 25 डिग्री साउथ, 35 डिग्री
साउथ। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, बट फिर भी याद रखिए कि ऐसे ऐसे आपके प्रेशर बेल्ट हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में कौन सी है वेदरिंग? कौन सी? फिजिकल वेदरिंग यहाँ पे डोमिनेट करती है। डायग्राम ऐसे ही बनाना है जी। नेक्स्ट टेम्परेट। टेम्परेट के क्या रहते हैं? कोऑर्डिनेट्स बताइए। 60 से, सॉरी साउथ लिख दिया था, साउथ लिखना था यहाँ। साउथ 65 से, 60 से 65 साउथ। यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक। क्या ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट? तो टेम्परेट में कौन कौन सी वेदरिंग है बताइए जल्दी। फिजिकली है, फिजिकल। इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दूंगा मैं आपको एक। पोलार में क्या है, दोनों ही नहीं है ना, लीस्ट है तो उसको नहीं बनाएंगे। अब इसी में से एक आपका मॉनसून टाइप आता है। मॉनसून टाइप कहाँ पे आएगा, कौन से कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा मॉनसून? हमारे क्या कोऑर्डिनेट है इस टाइम में? यहाँ पे, यहाँ पे दिस इज मॉनसून टाइप, दिस इज मॉनसून टाइप, ये भी मॉनसून टाइप। एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, बट हम कहाँ लाई करते हैं? नॉर्थ में। और यहाँ पे केमिकल प्लस फिजिकल दोनों ही डोमिनेट करती है मॉनसून में, है ना। केमिकल प्लस फिजिकल, दे बोथ डोमिनेट्स इन दी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा है, भारत में। एक और फैक्टर है आपका, वो भी कर लीजिए, फिर कल करेंगे टाइप्स। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जो कि किसी भी टाइप की वेदरिंग को अफेक्ट करता है, पहला था नेचर ऑफ द रॉक, दूसरा था क्लाइमेट, तीसरा है बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। सो पहले डायग्राम बना लो आराम से, फिर नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई इशू, दिक्कत, परेशानी आप प्लीज बता सकते हैं। जसकरण, कुलवीर, उत्तमजीत, करमजीत, धनप्रिया, अशरामपाल, चेत सिंह, किरणदीप, दीपांशु भगत, दर्शना, रितु रानी, संजना, अमनदीप, रुपिंदर, प्रभजोत, परमित, हरमनप्रीत, घुषप्रीत एंड आप सभी बता दीजिए कहीं पे कोई इशू हो तो। ये कंप्लीट है, अभी बना रहे हैं। थर्ड फैक्टर जो है दैट इज बायोटिक फैक्टर, तो हेडिंग डालेंगे आप थर्ड फैक्टर की, दैट इज बायोटिक फैक्टर। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट दी वेदरिंग प्रोसेस। हो गया जी, नारे। सो थर्ड फैक्टर दैट इज बायोटिक फैक्टर, मतलब कुछ एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, थैंक यू जी। बायोटिक में लिखिए, द वेदरिंग कॉज्ड बाय फ्लोरा फाउना इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग कॉज्ड बाय फ्लोरा एंड फाउना, तो वनस्पति और जीव जंतुओं के द्वारा की जाने वाली वेदरिंग, दैट इज आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो बायोटिक फैक्टर्स में द वेदरिंग कॉज्ड बाय फ्लोरा फाउना इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग और बायोटिक वेदरिंग, राइट। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करेंगे, फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्लांट्स थ्रू देयर root system plants through their
root system, through their root systems will cause breaking of the rocks. Plants through their root system will cause breaking of the rocks, and thus plants through their root system will cause breaking of the rocks, and thus it will aid AID, that is, thus it will aid in weathering, it will aid in weathering but in small plants, this activity is absent. Full stop. Although these plants through their root system, plants and trees through their root system, will stop weathering and erosion. Although these plants or trees through their root system will stop weathering and erosion by holding the soil together, फुल स्टॉप। तो इसी पर कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, तो जितना ज्यादा रूट सिस्टम होगा उतना ज्यादा वो नीचे अर्थ के नीचे अपनी जड़ें फैलाते हैं, और जितनी ये रूट सिस्टम को अपना डेवलप करते हैं उसके साथ नीचे जो रॉक्स होती है, अंडरलाइंग रॉक्स, उनको वे इजिली एक ऐसे वेदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा आंधी आ रही है, पेड़ अपरूट हो गया, उखड़ गया, तो नीचे का पूरा एक डिप्रेशन बन जाता है। सिंपली कह रहे हैं कि जो रूट सिस्टम है ये भी रॉक्स को नीचे तोड़ता है, अंडरलाइन रॉक्स को। साथ साथ में कह रहे हैं कि छोटे प्लांट्स में ये एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, बट ये कह रहे हैं कि अगर इनका रूट सिस्टम बड़ा तो उसका ये एक फायदा ये भी है कि बहुत ज्यादा मिट्टी को, बहुत ज्यादा रॉक्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है, जैसे इरोजन और जो आपका वेदरिंग है उसको ये रोकता भी है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, thus we can say that plants are both the factors and the protectors. Plants are both protectors and factors. These are both protectors and factors of weathering. Full stop। तो इस तरह से प्लांट्स प्रोटेक्ट भी करते हैं और फैक्टर भी बनते हैं वेदरिंग का, कारण भी बनते हैं और इसको बचाने का भी कारण बनते हैं, तोड़ने का भी और बचाने का भी। सो दीज आर प्रोटेक्टेड एंड फैक्टर्स ऑफ द वेदरिंग। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स comma earthworms microorganisms comma earthworms, lichens, moss, microorganisms, earthworms, lichens, moss, these all secrete chemical acids.
these all secretes chemical acids. These all secretes chemical acids causing chemical weathering. तो ये सारे के सारे जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो अर्थवॉर्म है, लाइकेंस है, मॉस है, ये सारे के सारे रसायन छोड़ते हैं, केमिकल एसिड छोड़ते हैं, एंड विच कॉजेज वेदरिंग, अल्टीमेटली कॉजेज वेदरिंग, जिसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग, कॉजिंग केमिकल वेदरिंग। देखिए लेक्चर एक ही होगा अभी आपका हफ्ता भर, तो पूरे 11:30 ही छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। 3 दिन बाद टेस्ट होएगा आपका, मतलब आज कल का पढ़ा के परसों टेस्ट लूंगा। फिर नेक्स्ट लिखिए बरिंग एंड डिगिंग एनिमल्स। हाँ साथ साथ ही बरिंग एंड डिगिंग animals. Burying and digging animals mix up the top layer of the soil. Burying and digging animals mixes the top layer of the soil. Top layer of the soil, and thus increases the fertility of the soil, full stop, पैराग्राफ चेंज। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इसी में कंटिन्यू करके लास्ट, the modern human being has accelerated the rate of weathering modern human being have accelerated the rate of weathering by constructing roads in the hilly regions, full stop, फिर कोमा लगाइए, roads in the hilly regions, blasting the mountains with dynamite, comma, large scale deforestation, comma, changing the land use pattern, full stop. These processes have accelerated the rate of environmental degradation. These processes have accelerated the rate of environmental degradation, as well as large scale landslides, तो टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो तब तक आप जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए।